विशेष रूप से ये बताना है कि आयुर्वेद में ये आपके 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। इन उपस्तंभों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आहार की। आहार को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। हमारी संहिताओं में आहार के बारे में कहा है, आहार संभवो वस्तु रोगस्त आहार संभवा हिता है तो विशेषा से तस्माद आहार प्रयोजित। आहार संभव वस्तु मानी जो शरीर है वो आहार से ही निर्मित होता है, और अहितकर आहार विहार से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः हमें हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए। इस संदर्भ में वैद्य लोलिम्बराज ने अपनी पुस्तक वैद्य जीवन में एक बहुत अच्छी पद्य दिया है। पथ्ये शतगदार्थस्य किमौषध निसेवनई और पथ्ये असतगदार्थस्य किमौषध निसेवनई। जो व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है उसको औषधि सेवन की क्या आवश्यकता है, और जो व्यक्ति पथ्य का सेवन नहीं करता है उसको औषधि सेवन से क्या लाभ है। एक उदाहरण में बताना चाहता हूं कि जब मैं काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में पदस्थ था, तो वहां के कंट्रोलर एग्जामिनेशन से मिलने का संयोग रहा। एक भाई परीक्षक बाहर से आए थे, उनके टीए बिल को वेरीफाई कराने में गया तो कहे कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं और आप औषधि दे रहे हैं, लेकिन औषधि का उतना शुगर के ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं पूरा परहेज करता हूं, आलू चावल चीनी सब छोड़ दिया है, फिर भी प्रभाव नहीं हो रहा। ठीक, अच्छा तो आप जाइए, मैं तो आपको मैं लंच यही कराऊंगा, देखो मैं क्या लंच करता हूं। तो उन्होंने प्यून को बुलाया और भूजा बनारस का बड़ा पॉपुलर है, चना लाई, ये सब आया, चटनी थी नमक और मिर्ची वाली और वो धनिया वाली, और वो चना भूजा रख दिया। हनी बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा लंच करते हैं। उसके बाद कहे चपरासी से वो भी ले आओ। वो अंदर गया, एक बड़ा सा घड़ा उठा के लाया और उसमें से इतने बड़े बड़े 4 रसगुल्ले उनके सामने रख दिए और 2 रसगुल्ला मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा ये क्या है कि साहब ये तो नहीं छोड़ा मैंने, पहले 8 खाता था अब 4 खाता हूं। बोला साहब मैं गाड़ देता हूँ साहब, थोड़ा सा निचोड़ देता हूँ। तो वो कहता है कि साहब गाड़ते क्या है, कहते तेजी से मत गाड़ो, ऐसे कर दो बस। तो प्रश्न ये होता है कि परहेज के नाम पे जब हम औषधि के सेवन के साथ में पथ्य का सेवन नहीं करेंगे तो औषधि लाभ कैसे करेंगे। इस आहार के बारे में एक विशेष बात और आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि आहार के संदर्भ में हमारी प्राचीन जो परंपरा थी, उस परंपरा में महर्षि चरक ने अष्टविध आहार विशेषायतन के माध्यम से प्रकृति, करण, संयोग, रास, देश, काल, उपयोगिता, उपयोग संस्था, ये 8 विशेष आयतन बताए हैं कि इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और आचार्य सुश्रुत ने 12 आसन विचार के माध्यम से 12 सिद्धांत बताए हैं। एक कालिक भोजन होना चाहिए, नाति तीक्ष्ण, नाति रुक्ष, नाति स्निग्ध, नाति उष्ण, ये सारे नियम बताए हैं। इन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो उससे यह आहार आपके लिए पुष्टिकारक होगा, प्रीणन करेगा, सद्य प्रीणन करेगा और साथ साथ में बल की वृद्धि करेगा। लेकिन यदि आपने इनका सेवन नहीं किया, इनका पालन नहीं किया तो ये नुकसानदायक होगा। सामान्य रूप से जब हम रोग की संप्राप्तियां पढ़ते हैं तो मिथ्या आहार विहार सब जगह उल्लेखित है। वो मिथ्या आहार विहार है क्या? आचार्य कहते हैं कि अकाले चाति मात्रम चहि असात्म्यम यच्च भोजनम मिथ्याहारम इत्युक्त सदातम परिवर्जयेत्। अकाल भोजन, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया काल भोजी, समय पर भोजन करिए। अक्सर महिलाएं हमारे पास चिकित्सा के लिए आती हैं, क्या परेशानी है? सब गैस बहुत बनती है, पेट में जलन हो रहा है,
खाना पच नहीं रहा है, पेट में दर्द रहता है, आप भोजन कैसे करती हैं, कब आप नाश्ता करती हैं? बोला साहब 1 बज जाता है पूजा करते करते। पहले पूरे घर को संभालना, घर वालों को खाना खिलाना, नाश्ता कराना, बच्चों को बाहर भेजना, और स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद, तब रात 1 बजे पर जाके वो ब्रेकफास्ट किया, वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिला दिया। तो ये जो अकाल भोजन है, ये तमाम व्याधियों का कारण है। हमारे पास एक चेन्नई से आईआईटी का एक स्टूडेंट आया, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हमारा करता था, फिजिकली मिलने के लिए आया। और आजकल बच्चों के पास तो गूगल है, जीपीआरएस होता है, क्या होता है, उसको लगाया, एयरपोर्ट पर बनारस उतरा और हमारे घर का पता डाला और लेकर के हमारे घर आ गया। हमने पूछा, उसको आईबीएस था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। खाना खाने के बाद पोस्टपोनियल कॉल, नाश्ता किया, टॉयलेट जाना, भोजन किया, फिर जाना, उसके बाद शाम को भी जाना, थोड़ा सा भी इससे आपको इरिटेशन हुआ, तनाव हुआ, फिर मोशन होना। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा भोजन करने का पैटर्न क्या है? बोला सवेरे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच भी ऐसे ही होता है बीच बीच में, और डिनर रात को 2 बजे करते हैं। हम रात को 2 बजे कैसे? सब मैस खुला रहता है, जब हमारा प्रैक्टिकल का काम ओवर होता है, जब हम काम पूरा कर पाते हैं, तब हम आके खाना खाते हैं। कभी 2 बजता है, कभी 1 बजता है, कभी 3 बजता है। तो जो काल भोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय पर भोजन करना चाहिए। एक नोबेल पुरस्कार मिला है कि रात के अंधेरे में सोने से ही रिलैक्सेशन होता है। आपको ये नहीं है कि साहब आपने कहा कि हम तो 2 बजे सो रहे हैं, 2 बजे तक तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और सो गए रात को 2 बजे, और सवेरे 11 बजे तक, अगर कोई काम नहीं है, संडे है, तो 11 बजे तक सो रहे हैं। आप सो सकते हैं, लेकिन उससे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको सोने का जो लाभ है रात के अंधेरे में ही मिलेगा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए हमारे यहाँ जो है काल भोजन का उल्लेख किया गया है। रात के 8 बजे के बाद, मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर कर लीजिए। 8 बजे के बाद लिवर मेटाबॉलिज्म का काम 50% स्लगिश हो जाता है, बंद हो जाता है, कभी कभी कंप्लीटली बंद कर देता है। तब आपको समस्याएं क्रिएट होती हैं कि गैस बनना, पेट फूल जा रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, और समस्याएं बनती जा रही हैं। तो इसलिए काल भोजन, अकाले चाति मात्रम च, अति मात्रा में भोजन। जैसे मैंने कहा कि शादी की पार्टी में गए हैं, मित्र ने पार्टी दिया है, तो जम करके खाएंगे, क्यों, हमारा पैसा तो नहीं जा रहा है। तो अति मात्रा को निषेध करिए। कैसा भोजन करना चाहिए? इतना बढ़िया उत्कृष्ट ज्ञान हमारे भारतीय विधा में है। हमारे यहाँ क्या लिखा है? आपको अपने कुक्षी के हाइपोथेटिकली अपने पेट के 4 हिस्से बनाइए, उसमें 2 भागौ पूरे अन्नम, 2 हिस्से अन्न से भरिए। तो एकम प्रपूरेत, एक हिस्सा जल से, लिक्विड से, लिक्विड माने सूप हो, चाहे जूस हो, चाहे तक्र हो, चाहे आपका कोई अन्य लिक्विड पदार्थ हो, एल्कोहल नहीं, उससे भरिए। ठीक है। तो एकम प्रपूरेत, और वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत, चौथे हिस्से को खाली छोड़ दीजिए, जिससे वायु का संचरण हो सके, जिससे आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल सके, स्टमक उसको मिला करके मिक्स कर सके, पाचन की प्रक्रिया सम्यक हो सके। चौथे हिस्से को खाली छोड़ देना चाहिए। मिक्सी को भी आप ठूस ठूस के भर देंगे तो मसाला नहीं पिसेगा, चलेगी नहीं। इसी प्रकार से अपने पेट में भी एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी है, कहावत युक्ति है, सवेरे ब्रेकफास्ट कैसा करिए? जस्ट लाइक ए प्रिंस, राजकुमार की तरह खूब रिच भोजन करिए। फ्रूट्स का प्रयोग अधिकतर ब्रेकफास्ट में करिए। लंच वो भी अच्छी तरह से किंग की तरह आप लंच कर सकते हैं। और डिनर मस्ट बी जस्ट लाइक ए बेगर, भिखारी की तरह कम से कम मात्रा में। रात को सूत करके बुझाई करेंगे और फिर सोचेंगे आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आखिर बंद हो जा रही, तो आखिर बंद हो गई। भैंस का दूध और गाय का दूध, दोनों के गुणों में, महिषी दुग्ध और गौ दुग्ध के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो आयुर्वेद में इतनी विलक्षण ज्ञान की उपलब्धि है कि काली गाय के दूध के गुण क्या है, सफेद गाय के दूध के गुण क्या है, महिषी दुग्ध के गुण क्या है। जब हम कहते थे तो लोग कहते थे मिल्क इज मिल्क, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज ये प्रूव हो गया कि गाय का घी
कैन बी टेकन इवन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज। हृदय रोग भी है तब भी गाय का घी आप ले सकते हैं। जब हम लोग कहते थे लोग मानने को तैयार नहीं थे। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर दुग्ध लिखा हुआ है तो उससे गौदुग्ध का ग्रहण करें, घृत लिखा हुआ है तो गौ घृत का ग्रहण करें। लेकिन ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हनीबॉर्न शर्मा ने रिसर्च किया और ये प्रूव किया कि काउज घी हैज गॉट ट्रिमेंडस पावर टू डिक्लाइन योर टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो है प्रूव्ड है कि गाय का घी आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। ये प्रूव्ड है। अब जो है ये लिखना शुरू कर दिया वेस्टर्न साइंस वालों ने कि नहीं नहीं गाय का घी ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक युक्ति मैंने जोड़ा है। आज घरों में रिफाइंड का प्रयोग कंप्लीटली बंद। हमको मूंगफली का तेल या सरसों का तेल घर प्रयोग करना है। दूसरी बात, काउज घी कैन बी यूज्ड ऑन डाइनिंग टेबल, नॉट इन द किचन। गाय के घी का भी पराठा पूड़ी न खाएं, उसको टेबल पर रखें, डाइनिंग टेबल पर दाल में डाल के खाएं, रोटी में लगा के खाएं, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी विज्ञान सम्मत हैं। और हमारे बच्चों ने अभी जो प्रश्न किया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मापदंडों पर प्रमाणित हो रही हैं, इसलिए लोकप्रियता की वजह से आज जन सामान्य इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अकाले चाति मात्रम के अति मात्रा में भोजन का सेवन कभी न करें। अकाले चाति मात्रम के चई असात्म्यम व्यक्ति भोजन, असात्म्य भोजन। असात्म्य का तात्पर्य है सात्म्य और असात्म्य व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। वही दूध एक व्यक्ति को सात्म्य है, दूसरे को असात्म्य है। असात्म्य का मतलब कहते हैं इससे हमको एलर्जी है, उन चीजों का सेवन हम कोशिश करें न करें। असात्म्य भोजन का कारण क्या है? दो तरह की चीजें हैं। एक होता है विरुद्ध भोजन, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि दही का प्रयोग करना चाहिए किसके साथ? गुड़ के साथ करिए, खांड के साथ करिए, और नहीं है शुगर जो आप ले रहे हैं उसके साथ करिए। दूध में नमक, दही में नमक का प्रयोग न करें। लेकिन आजकल की जो बच्चियां हैं, जो हमारी बच्चे नहीं पुरुष भी हैं, ये सब लोग जो आजकल क्या होता है कि गूगल का यूट्यूब पे जो है डाल करके वो खाना जो बना रहे हैं, पता लगा पनीर के अंदर दूध भी है, दही भी है, खोया भी है, मलाई भी है, क्या क्या चीजें मिला रहे हैं, नमक भी है। ये असात्म्य है, ये अनकॉम्पिटेबल है, ये विरुद्ध भोजन है। इसका प्रभाव तत्काल नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां आपको हो रही हैं उनका ये बहुत बड़ा जनक है। तो किसके साथ किसका भोजन करें? दूध और मछली का मीट लोग खा रहे हैं, साथ में दूध का सेवन कर रहे हैं। पहला लक्षण ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग का जो होता है, सबसे बड़ा कारण हमारा ये है। तो असात्म्य भोजन जो होता है, विरुद्ध भोजन, उसको बचाना चाहिए। मूली, चिमचिम का साग, ये सारी चीजें जो दी गई हैं हमारे यहाँ तमाम, अब खोलेंगे आप गूगल पर तो आपको इनकॉम्पेटेबल डाइट्स, विरुद्ध भोजन आपको तमाम मिल जाएंगे। इसके साथ इसका प्रयोग ना करें। शहद और घी दोनों को समान मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें विरुद्ध भोजन है। तो अकाले चाति मात्रम के चाहिए असात्मम व्यक्ष भोजनम, इनसे बचाव करना चाहिए भोजन का। दूसरी बात, हरित क्रांति के पूर्व हमारी जो पारंपरिक थाली थी उसके अंदर हमारा क्या था? ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, चना, कुट्टू, रामदाना, ये हमारी पारंपरिक भोजन हमारी थाली में था। और उस समय डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स नाम की चीज नहीं थी कि साहब आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आपको विटामिन बी की कमी है, ये नहीं थी। क्योंकि ये जो हमारे मिलेट्स थे, इनको नाम क्या दिया हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने? श्री अन्न। जो मोटा अनाज हम कहते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी थी, भोजन की पद्धति थी। ये हरित क्रांति तक लगातार हमारी थालियों में थी। जब जनसंख्या बढ़ती गई, ये भोजन हमारी थालियों में कम पड़ना शुरू हुआ।
तो हरित क्रांति आई। और उस हरित क्रांति ने क्या किया कि हमारे भूभाग का जो फर्टाइल लैंड है उसका 80% भाग गेहूं और आपका चावल और मक्का उगाने में लग गया। केवल 20% भाग में हमारा जो बचा, ये प्रोडक्शन कम और हो गया, और हमारी थाली में गोरी रोटी आ गई काली रोटी की जगह पे। और हमारा आकर्षण गोरों की तरह, जैसे गोरों की तरफ बढ़ रहा था, वैसे उस रोटी की तरफ आकर्षण बढ़ा। हमें याद है कि जब मैं विद्यार्थी था, छोटा था, तो बड़े खुश होते थे कि आज घर में मेहमान आया है तो आज गोरी रोटी मिलेगी। और घर में 10 किलो या 5 किलो मुश्किल से गेहूं का आटा होता था, और उसका प्रयोग केवल तब किया जाता था जब मेहमान घर में आता था, तो हम लोगों को दिखाने को मिलती थी। मित्रों, वही कारण है कि आज हम लोग तमाम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के शिकार होने लगे, खनिज लवणों की बीमारियां कम होने लगी, और हम तमाम तरह के व्याधियों से ग्रस्त होने लगे। आज हम देखते हैं उस श्री अन्न के आने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने 2023 को अपने प्रयास से, 2021 से प्रयास शुरू हुआ, 2023 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया, और संपूर्ण विश्व ने इसको स्वीकार किया, और हमारा जो है मिलेट्स के ऊपर काम शुरू हुआ। आपको बताएं 5 महत्वपूर्ण चीजें जो आगे बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। मिलेट्स ऑफ द मिलेट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट। ये आपका कहां पैदा होता है? स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, पानी नहीं है, ऊसर भूमि है, उसमें आपका ये पैदा हो रहा है। सूखा पड़ा हुआ है, आपने ऐसे ही छीट दिया बाजरा ज्वार, आपका हो जाएगा। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। दूसरा, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस। आप देखते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगते। आज मैंने 32 साल पुरानी रागी मंगाई है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते, इसलिए कोई संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, पेस्ट फ्री। तीसरा, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, 60 से 50 से 60 दिन के अंदर इसकी फसल आ जाती है। एक साठी गेहूं भी होता है जिसको हम कहते हैं 60 डे क्रॉप, कम से कम समय में ये आपका तैयार हो जाती है। इसके अलावा रिमार्केबल न्यूट्रिएंट वैल्यू, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रागी के अंदर गेहूं और चावल से 37 गुना कैल्शियम अधिक होता है। तो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको तमाम प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं। क्या है कि इसके अंदर जो है आई एम बॉर्न बेटा, तमाम बताया प्रचार किए जाते हैं। ये लाख गुना अच्छा है कि हमको रागी के प्रोडक्ट्स को प्रयोग कराया जाए। ये कार्यक्रम मैंने यहाँ किया था मिलेट्स के ऊपर। इसी परिसर में हमारे एक विद्यार्थी ने अपना एक स्टॉल भी लगाया था, उसका नाम ग्रैंड मां मिलेट्स के बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में प्रयागराज की ग्रैंड मां मिलेट्स का उल्लेख किया। और आज उस विद्यार्थी ने ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कुट्टू, रामदाना, चना, इन सारी चीजों के बिस्किट्स बनाए, उपमा का मटेरियल बनाया, आपका कुट्टू की वजह से उसने नूडल्स बनाए। जितने भी आधुनिक रेसिपीज के प्रकार हैं, चाहे पिज्जा हो, चाहे नूडल्स हो, चाहे बर्गर हो, उसने नूडल्स, ये सारी चीजें किसकी बनाई? मिलेट्स की बनाई। और मिलेट्स के बिस्किट्स को हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। आप इसका प्रयोग करें, विशेष रूप से उन महिलाओं को जो 45 साल की अधिक उम्र की होती हैं। जब मेनोपॉज हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के हार्मोन के बैलेंस की डिस्टर्बेंस की वजह से उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उनको गठिया की शिकायत हो जाती है, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस। उनके लिए रागी का प्रयोग बहुत ही लाभकारक है, और यदि नियमित रूप से आप रागी का प्रयोग करेंगे तो किसी भी अवस्था में आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ जो बताई गई, ये मिलेट्स के हमारे गुण हैं। नेक्स्ट प्लीज। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द मिलेट्स। आप देखेंगे कि ये डायबिटीज के रोगी के लिए ये बहुत गुण है, क्योंकि सारे मिलेट्स जो आपके होते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? कितनी मात्रा में आपने सेवन किया और कितना शुगर आपका बढ़ा। इसलिए डायबिटीज के रोगी के लिए ये बहुत गुण है। यहाँ पर 1000 किसानों ने मिलकर एक एफपीओ बनाया है, फार्मर्स कॉर्पोरेशन। उस एफपीओ के माध्यम से हम मल्टीग्रेन फ्लोर बनवाते हैं। उसमें काला गेहूं, जौ, चना, रागी, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, इन सबको मिलाकर के तैयार किया गया है। और उसकी चपाती आप खाइए तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं और जहां डिमांड होती है वहां अपनी देख के चले जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आज जो है संपूर्ण विश्व में इसका प्रचलन बढ़ रहा है और बहुत बड़ी कंपनीज आपकी आटे के साथ में मल्टी ग्रेन फ्लोर बनाना शुरू कर दी है। तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत लाभकारी है। जहां तक सवाल है कि इसके अंदर आपको आश्चर्य होगा कि विटामिन, गाजर से ज्यादा विटामिन ए। दूसरा एक मोरिंगा, आजकल सहजन की फली बहुत मिल रही है। मोरिंगा इज सपोज टू बी द मैजिकल ट्री। आज इसको लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। जो फली होती है जिसको हम कहते हैं मुगना मुनगा, कहीं पर जो है ड्रम स्टिक है। साउथ इंडिया में तो कोई भी डिश नहीं बनती है, चाहे आपका सांबर हो, कोई चीज हो, हर चीज में ये मिलेगा। वेरी बेनिफिशियल, बहुत लाभकारी है। मैं तो जब पुरी में गया था एग्जाम लेने के लिए तो मैं देख रहा था हर चीज में आपको दिखाई पड़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मैजिकल ट्री, जब इसकी स्टडी आप करेंगे तो आप देखेंगे गूगल पर कि इसके अंदर गाजर से अधिक विटामिन ए, केले से अधिक आयरन और दूध से अधिक कैल्शियम इसके अंदर होता है। मैं 3 दिन से लगातार इसका सेवन कर रहा हूं। पतली जो फली आती है उसको दाल में डाल देते हैं, बना के खाइए। और मोटी फली का आनंद जो हमारे नॉनवेज वाले गोली में आनंद लेते हैं, हम उस फली में आनंद लेते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उत्कृष्ट स्कोर की डाइट है, जो चूज करके हम आनंदित होते हैं, बहुत लाभ करता है। उसे बीज बन जाना चाहिए। तो मोरिंगा इज सपोज टू बी मैजिकल ट्री, इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेनिफिशियल ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इसका हम प्रयोग करें। और सारी चीजें जो बताई हैं, रामदाना और कुट्टू, हमारा नवरात्र आ रहा है। नवरात्र में हम देखते हैं कि रामदाना का प्रयोग हम करते हैं, कुट्टू का पूड़िया खाते हैं, कुट्टू का प्रयोग करते हैं। ये भी सूडो मिलेट है, ये भी बहुत लाभकारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको लौट करके ये हमारी मिलेट्स केवल हमारे खेतिहर किसानों तक सीमित रह गई थी, श्रमिकों तक सीमित रह गई थी। आज ये पुनः लौट करके हमारे पास आ रहा है। आज हमको इतना महंगा रागी वगैरह खूब मार्केट में महंगा मिल रहा है, लेकिन पूर्वांचल में जब मैं जाता हूं, मैंने पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक व्याख्यान दिए हैं इस मिलेट्स के ऊपर। मैं जब झारखंड में गया तो उन्होंने कहा कि सर आप जिस पे व्याख्यान दे रहे हैं, मैंने खाने में वही व्यवस्था किया है। मडुआ इज वेरी पॉपुलर, पूर्वांचल में भी इसको रागी को मडुआ कहते हैं, इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो हमको इन पारंपरिक खाद्य पदार्थों में इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। बाजरा है, लेकिन ध्यान रहे कि हर मौसम में, ऋतु में प्रयोग करने के पहले ध्यान देना होगा। बाजरे को सर्दी की ऋतु में आप प्रयोग करें। और ये रुक्ष होता है, उष्ण होता है, आजकल प्रयोग करना कम कर देना चाहिए, मात्रा कम मिलानी चाहिए। आयरन की क्वांटिटी भरपूर होती है इसमें। तो हमें करना क्या चाहिए कि बाजरे की रोटी को बिना देसी घी लगाए प्रयोग ना करें, न शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी। साथ में अनुपान के रूप में गुड़ का प्रयोग करें। बाजरे की रोटी में घी लगा के गुड़ का प्रयोग करें। हम लोग, हमारी मदर वगैरह हमारे लिए लड्डू बनाती थी, बाजरे की रोटी को मीस करके गुड़ और देसी घी मिला के लड्डू, और वो इतना लाभकारी था कि एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बून है, उसका हम प्रयोग करें। तो ये हमारी पारंपरिक भोजन पद्धति में इनको पुनः लाना है। पारंपरिक थाली में जब ये आएगा तो हम निश्चित रूप से तमाम प्रकार के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बच सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा जो इसमें मैंने संघनाद किया था, गंगा के किनारे माघ मेले में प्रारंभ किया था। संपूर्ण देश में जा जा करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया मिलेट्स के ऊपर। और नेक्स्ट प्लीज। और इस मिलेट्स के ऊपर मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की है, मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन।
ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ऑनलाइन किताब अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। ये नीचे लिखा हुआ है मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन, द बुक इज अवेलेबल। इसमें हमने सब लिखा है कौन से मिलेट्स कब सेवन करना चाहिए, किसके साथ सेवन करना चाहिए, इसकी क्या क्या रेसिपीज बना सकते हैं, ये सारी चीजें इसके ऊपर बनी हुई हैं। ये किताब आपकी है। इसमें भारत सरकार के आयुष सचिव जो प्रोफेसर वैद्य राजेश कोटेचा ने इस पे अपना लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, और ये बुक इज अवेलेबल ओवर देयर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आहार का प्रयोग हमको नियमानुसार यदि हम सेवन करते हैं तो आहार ही औषध है। आहार महाभेषजम, महाभेषज है। आहार के बिना हम जो है अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। इसलिए विधि पूर्वक आपको विचार करके इसका सेवन करना चाहिए।